हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12th की केमिस्ट्री की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 को। और आज हम जिस धातु का निष्कर्षण करने वाले हैं वह हमारे पास है जिंक का निष्कर्षण, जिसे इंग्लिश में एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक कहते हैं। जिंक एक बहुत उपयोगी धातु होती है और इसको हम कह सकते हैं जस्ता भी कहा जाता है। तो आप चाहे जिंक कहिए चाहे जस्ता कहिए, दोनों एक ही बात है। तो आज हम क्या करेंगे, इसका निष्कर्षण करेंगे, जिंक धातु का निष्कर्षण करेंगे। तो क्या करने वाले हैं हम, थोड़ा सा एक अच्छा सा पेन चूज कर लें। तो इसी धातु को हम क्या कह देते हैं, जस्ता भी कहेंगे। ध्यान रखना, इसे जस्ता भी कहा जाता है। जिंक कहिए या जस्ता कहिए, इसका निष्कर्षण करेंगे। अब बात आती है, आप जिंक का निष्कर्षण करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए अयस्क कौन सा होगा। जैसे आप जानते हैं एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट एक अयस्क होता है, उसी प्रकार कॉपर के लिए कॉपर पायराइट होता है, उसी प्रकार जिंक के लिए कौन सा अयस्क मुख्यतः हम उपयोग में लाते हैं। तो ध्यान रखना, इसके लिए कहा जाता है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड एक ऐसा अयस्क है जिसके द्वारा हम शुद्ध जिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहा हमने, जो अयस्क इस्तेमाल करेंगे, इसका जो अयस्क होगा वो होगा जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, इस अयस्क का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला इसका होता है ZnS। केमिकल नेम तो जिंक सल्फाइड आप कह सकते हैं, लेकिन अयस्क का जो नाम होगा, ध्यान रखना, अयस्क का नाम कुछ और होता है और हम कह सकते हैं केमिकल नेम कुछ और होता है। तो यह केमिकल नेम इसका होगा जिंक सल्फाइड, जबकि ये अयस्क जो होता है उसको कहते हैं जिंक ब्लेंड। अब हमें जिंक ब्लेंड से शुद्ध जिंक को प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं निष्कर्षण की कुछ निश्चित चरण होते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो निश्चित चरण होते हैं, उसमें पहला चरण होता है जिसे हम कहते हैं सांद्रण, यानी कि अयस्क का सांद्रण करना। और सांद्रण में हम विभिन्न विधियों का इस्तेमाल करते हैं। सांद्रण के बाद दूसरा हमारा जो स्टेप आता है जिसमें हम करते हैं भर्जन या निस्तापन। तो सेकंड स्टेप ये होता है। थर्ड स्टेप पे हम यहां पर करेंगे इसका अपचयन और फोर्थ स्टेप पे हम करेंगे शुद्धिकरण। तो इन सब चीजों को देखते हैं कि क्या क्या हमें क्रम से करने हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि जिंक का निष्कर्षण मुख्य रूप से जिंक ब्लेंड से किया जाता है। जिंक ब्लेंड अयस्क से करते हैं। अब कौन से चरणों का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसा हमने बताया, सबसे पहला चरण है अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क के सांद्रण की हमने आपको 4 विधियां बताई हैं। एक हमारी होती थी द्रवी धावन विधि, जिसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी कहते थे, उसका भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना, अयस्क के सांद्रण की हम यहाँ लगभग 3 विधियों का इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे पहले हम विधि का इस्तेमाल करेंगे वो हमारी होगी फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि। अब आप सोचोगे सर फेन प्लवन विधि का क्यों करेंगे, तो फिर से याद दिला दूं, ये हमारा जो जिंक है इसमें क्या है, सल्फर है। ये जो अयस्क है इसमें सल्फर मौजूद है, और जब भी किसी अयस्क में सल्फर मौजूद होता है तो सबसे पहले हमारा फोकस होता है कि उसका फेन प्लवन विधि से उसका सांद्रण किया जाए। दूसरा, जो जिंक होता है वह अपने आप में थोड़ी एक हम कह सकते हैं भारी सी धातु है, तो इसलिए इसमें हम द्रवी धावन विधि का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे हल्के कंकड़ पत्थर या फिर आप कह सकते हो मिट्टी, ये सब बह जाएंगे और जिंक थोड़ा अलग से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरी जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगी द्रवी धावन विधि। धावन विधि, इसका इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी, यदि आप ऐसा समझते हैं कि ये जो हमारे पास अयस्क है इसमें जो मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, गैंग है, उनके अलावा हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जिसमें कुछ लोहे के कण भी हो, यदि ऐसी संभावना है तो हम यहां चुंबकीय पृथक्करण विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सांद्रण में हम इन 3 विधियों का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है सांद्रित अयस्क का भर्जन। अब भर्जन यदि हम करेंगे तो आप जानते हैं भर्जन का प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी सांद्रित अयस्क को लेकर के ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करेंगे, तो उसे कहते हैं भर्जन। यहां पर हमें निस्तापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि निस्तापन तब यूज करते हैं यदि हमारे पास कार्बोनेट हो
जो सांद्रित अयस्क है उसमें कुछ मात्रा कार्बोनेट की हो या हाइड्रोक्साइड की हो या नमी हो, तब हम निस्तापन करते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। और भर्जन का मतलब होता है हीटिंग विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के उपस्थिति में हम गर्म करेंगे सांद्रित अयस्क को, तो वो भर्जन कहलाता है। अगला उसके बाद आएगा अपचयन। ये सेकंड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, जो भर्जन में हमें जिंक के ऑक्साइड मिलेंगे, उन जिंक के ऑक्साइडों को, यानी कि इस स्टेप में, सांद्रित अयस्क वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, जिंक का ऑक्सीकरण करेंगे। उससे सल्फर हटा करके, जिंक के सल्फाइड को हटा करके उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जिंक के किसी भी धातु के सल्फाइड से शुद्ध धातु प्राप्त करना मुश्किल होता है, वो एक कठिन स्टेप है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं और फिर ऑक्साइड का आसानी से अपचयन कर देते हैं। तो वही प्रोसेस हम यहाँ यूज करेंगे। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, अपचयन करना है। अपचयन का अर्थ हो गया जो जिंक ऑक्साइड हमें मिलेगा उससे ऑक्सीजन को निकाल लेना है, तो हमें लगभग शुद्ध धातु मिल जाएगी। अगला फोर्थ स्टेप होता है शोधन। अपचयन के बाद हमें जो धातु मिलती है जिंक, वह हमारे पास शुद्ध नहीं होती, वह हमारे पास शुद्ध धातु नहीं होती। तो उस धातु को एक अच्छी परसेंटेज तक शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम शोधन विधि का इस्तेमाल करेंगे, चौथी विधि। और इस शोधन विधि में हम जिस विधि का उपयोग करेंगे वो होती है वैद्युत अपघटनी विधि। ध्यान रखना, इसमें आएगा विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी विधि। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है एक जो हम कह सकते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए एक खाका तैयार करना, एक माइंड मैप तैयार करना, वो माइंड मैप मुझे लगता है यहां पर तैयार हो चुका है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं जिंक या जस्ते के, हम कह सकते हैं उसके प्यूरिफिकेशन की, अयस्क से शुद्ध जिंक को प्राप्त करने की, जिसे हम जिंक का निष्कर्षण कह रहे हैं। तो पहला स्टेप कौन सा होगा, पहला स्टेप है अयस्क का सांद्रण। तो अब स्टार्ट करते हैं एक अयस्क के सांद्रण से। तो आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण में हमने कहा 3 विधियों का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो पहली विधि होगी जिसे हम कहते हैं फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि हमने आपको पहले भी बताई है। इसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार से एक बीकर ले लेते हैं। इस प्रकार से हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हम यहां पर लगा देते हैं, एक इस तरीके से आपने एक पाइप लगा लेना है। एक इस तरीके से हमने क्या करना है, एक पाइप लगा लिया ऐसे। बीच में एक रॉड लगी हुई होती है जिसके दूसरे सिरे पर यहां एक पंखा लगा हुआ होता है। आप समझ सकते हैं पंखा क्या करेगा, मथनी का काम करेगा। ये पंखा घूमता है तेजी से, जिससे क्या होता है, ये जो इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा, जो भी मिक्सचर होगा, उसका क्या होगा, वो तेजी से मिक्स होगा। मिक्स होने से हमने पहले भी बता चुके हैं कि झाग ऊपर चले जाएगा, भारी चीजें नीचे रह जाएगी। अभी डिटेल में समझाते हैं। यहां पर से हमारी क्या क्या चीजें आ सकती है, यहां से हमारी आती है वायु। ये क्या होता है, पंखा। ये वाला जो पोर्शन होता है, यह वाला जो हमारा पोर्शन है, इस वाले पोर्शन से हम क्या डालते हैं, यहां पर जो डलेगा, यहां पर हम पहले भी बता चुके हैं एक तेल डलता है। तेल क्या हो सकता है, यूकेलिप्टस ऑयल हो सकता है हमारा, या चीड़ का तेल हो सकता है। और यह क्या करता है, सल्फाइड अयस्कों को भिगा देता है, उनको हल्का कर देता है, तो सल्फाइड अयस्क ऊपर चले जाते हैं झाग के रूप में। यह हमारे किसका काम होता है, तेल का काम। और इसके साथ हम क्या करेंगे, जो अयस्क इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड जो हमारा है, उसका जो अयस्क हम यूज करेंगे, उसको चूर्णित अयस्क यूज करेंगे। उससे पहले पीस लेंगे महीन, तो क्या आएगा, चूर्णित अयस्क। चूर्णित अयस्क। और एक चीज हमने आपको पहले भी बताई थी, हम इसमें एनिलीन का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज करेंगे, एनिलीन। एनिलीन क्या चीज होती है, या क्रिसॉल क्या चीज होती है, जो हमारा इसमें झाग बनेगा, वह झाग जल्दी से जो हमारे विलयन है, मिश्रण है, उसमें घुल ना जाए, वो थोड़ा अलग रहे, स्थायित्व तो रहे उस झाग का, उसके लिए हम एनिलीन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्थायी कार्य होता है जो झाग को स्थायित्व प्रदान करता है। तो अब हमने क्या प्रोसेस करना है, यहां से आपने तेल, चूर्णित अयस्क और एनिलीन तीनों को अंदर डाल दिया। यहां पर आपका जल भरा हुआ है, तो चलिए जल को किसी दूसरे कलर से यूज कर लेते हैं हम। ये हमारा जल भरा हुआ है,
पूरा का पूरा। अब जब आप यहां से इसको डालते हैं, ये यहां से जब ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं तो क्या करता है, ये वाला पंखा तेजी से रोटेट होता है। जब तेजी से रोटेट होगा तो क्या होगा, इस मिश्रण में जो हम कह सकते हैं, ये मिश्रण को तेजी से जब घुमाया जाएगा तो जो जिंक ब्लेंड के में जो सल्फर है वो तेल के साथ चिपक करके क्या हो जाता है, हल्के हो जाते हैं और वह कहां चले जाएंगे, ऊपर की तरफ। तो यहां पर हमें क्या मिल जाता है, झाग मिल जाएगा। ये क्या मिल गया, झाग। और इस झाग में क्या होगा, ये एक सांद्रित अयस्क है, यानी कि इस वाले सांद्रित अयस्क में आपको जो हमारा अयस्क है वो प्रमुखता से मिलेगा। उसमें जो गैंग होते हैं, मिट्टी, पत्थर, कंकड़, ऐसी चीज़ें होती हैं वो नहीं मिलती, क्योंकि वह चीज़ें सारी की सारी कहाँ हो जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है, तली की तरफ चली जाती है। तो ऊपर कौन सा जाता है, तेल में भीग करके अयस्क हल्का हो जाता है, ऊपर जाके झाग बना लेता है, जबकि जो हमारे गैंग होते हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर और अन्य चीज़ें, वो क्या होती हैं, जल के साथ चिपक करके भारी हो जाती है और तली पर पहुंच जाती है। तो नीचे की ओर हमारी क्या आ जाती है, अशुद्धि। और ये जो हमारा प्रोसेस होता है यही हमारा कहलाती है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि एक ही है प्यारे बच्चों, आप इसमें जो भी अयस्क डालेंगे बस उसी प्रोसेस को आपने समझना है। बाकी ये सब चीजें आप सब जगह इस्तेमाल करेंगे, चाहे जहां पर भी फेन प्लवन विधि का यूज होगा। अब ये जो झाग हमें मिलता है इसको ऊपर से इकट्ठा कर लिया जाता है, सुखा लोगे आप, और सुखाने के बाद आपको अच्छा सांद्रित अयस्क मिल जाएगा जिंक ब्लेंड का। तो मुझे लग रहा है समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे देखें, तो ये हमारी फेन प्लवन विधि को हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। क्या क्या बातें हमने समझाई वह सब इसमें लिखी हुई है कि इसके एक बड़े बर्तन में जल, पिसा अयस्क, चीड़ का तेल लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं यूकेलिप्टस ऑयल ले लीजिए, उसको लेते हैं और जनरेट लेकर के वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। तो वायु की तेज धारा, वायु हमने कहा यहाँ से आएगी, जैसे जैसे वायु आएगी तो क्या होगी, ये नीचे का पंखा भी घूमेगा, वायु भी आ रही है और ये मिक्सचर तो है ही, तो क्या होंगे, बुलबुले उठेंगे और वही बुलबुले क्या होंगे, झाग बना करके उस झाग में तेल के कणों से चिपके हुए क्या होंगे, अयस्क होंगे और वह ऊपर की ओर चले जाएंगे। ये प्रोसेस है। ऐसा करने से शुद्ध अयस्क तेल में भीग करके, ये बताया, तेल में भीग कर झाग के साथ ऊपर आ जाता है, जबकि गैंग पानी में भीग कर भारी हो जाता है और बर्तन की तली में पहुंच जाता है, जो हमारा गैंग है, और शुद्ध अयस्क को झाग से अलग कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अब नेक्स्ट देखें, दूसरी विधि समझते हैं। आप इस विधि को, जो फेन प्लवन विधि है, इससे पहले उपयोग में ला सकते हैं। इसको द्रवी धावन विधि, इसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी कहते हैं। क्या होती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि? इसमें कहीं से एक अयस्क गिराया जाता है। मान लेते हैं हमने यहां से पहले अयस्क को चूर्णित जरूर करना है, उसको छोटे छोटे कणों के रूप में परिवर्तित होना उसका जरूरी है। तो चूर्णित अयस्क को आप इस तरीके से किसी एक स्थान से गिरा दीजिए। ये चूर्णित अयस्क यहां से गिरना शुरू होगा और यहां से हम क्या करते हैं, एक तेज जल की धारा यहां से निकलती है। ये क्या आ रहा है हमारे पास, यह है जल की धारा, जल की धारा। और यहां पर क्या चीजें आ रही हैं, यह है चूर्णित अयस्क, चूर्णित अयस्क। तो चूर्णित अयस्क को वहां से गिराया, जल की धारा तेजी से हमने डाली, तो इस चूर्णित अयस्क में जो हल्की हल्की कण होंगे, जो गैंग होगी, मिट्टी होगी, वह जल की धारा के साथ निकल करके यहां पर इकट्ठी हो जाती है, यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएंगे, गैंग जल की धाराएं यहां पर आ जाएंगी, चूर्णित अयस्क यहां पर आ जाएगा। इतना काम यहां पर हो जाएगा। तो अशुद्धि यहां आ गई, अशुद्धि यहां आ गई। और हम कहते हैं जिंक ब्लेंड थोड़ा सा उसका घनत्व जो होता है इन अशुद्धियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो यहाँ पर हमको मिल जाएगा। यहाँ पर हमें जिंक ब्लेंड मिल जाता है, यानी कि अयस्क मिल जाएगा, सांद्रित अयस्क। ये सांद्रित अयस्क हमें यहाँ मिल जाएगा, अशुद्धियाँ यहाँ मिल जाएगी। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, द्रवी धावन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो धातुओं के निष्कर्षण के स्टार्टिंग में सारे स्टेप्स हमने आपको डिटेल में समझाए हैं, काफ़ी आसान है। अब अगली जो विधि का इस्तेमाल करते हैं उस विधि को कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि।
चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है? पहले भी बताया, सबसे पहले आपने चूर्ण को क्या कर लेना है, अयस्क को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर लेना है, पीस लेना है। उसके बाद हम एक इस प्रकार से रोलर का इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर एक बेल्ट लगी हुई होती है, यहां पर भी एक रोलर बना देते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास रोलर होता है ये चुंबकित होता है, इसमें चुंबक का गुण होता है, चुंबकित यानी कि एक चुंबक होता है। तो अब क्या होगा, जब यहां से ये इस तरीके से एक बेल्ट को घुमा लेते हैं, चलिए यहां पर से हमारे पास क्या आता है, अयस्क आता है, ये अयस्क यहां पर आता है, ये अयस्क आगे की ओर जाएगा। जब यहां से घूमेगा तो जो हम कह सकते हैं चुंबक के गुण धारण करने वाले इसमें अशुद्धियां होगी, वे अशुद्धियां यहां से चिपक करके यहां तक पहुंचेगी और यहां पर वो इकट्ठा हो जाती है। ये चुंबक वाली अशुद्धियां, क्या लिखेंगे इसे, चुंबकीय अशुद्धि। चुंबकीय अशुद्धि क्या हो सकती है, जैसे लोहे जैसे कण, वो सारे के सारे यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, और जिन पर लोहा नहीं होगा वो सीधे के सीधे यहीं से सीधे यहां पर नीचे की ओर गिर जाएंगे। ये हमारे पास सांद्रित अयस्क आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, सांद्रित अयस्क। तो जो लोहे के कण जैसी अशुद्धियां हैं वो चुंबकीय पृथक्करण विधि में अलग हो जाती हैं, जबकि सांद्रित अयस्क हमारे को एक स्थान पर प्राप्त हो जाता है। तो इन तीन विधियों का आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्रम तो होना ये चाहिए कि हमें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करें। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बाद किसका इस्तेमाल करें, चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करें, और फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि के बाद हम यूज करेंगे फेन प्लवन विधि का। हमने यहाँ फेन प्लवन विधि इसलिए सबसे पहले बताई है क्योंकि जिंक ब्लेंड में सल्फाइड है, यानी कि जिंक सल्फाइड है, और सल्फर आयन जहां पर भी होगा, सल्फर जहां पर भी होगा, वहां सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात क्लिक होनी चाहिए कि हमें फेन प्लवन विधि का ही इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीजें तो हमारे लिए ऑप्शनल हैं, मुख्य विधि तो यहाँ फेन प्लवन विधि ही है। तो प्यारे बच्चों, आप चाहें ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। चलिए आगे चलें। अगला आता है सांद्रित अयस्क का भर्जन। अब बात आती है आखिर भर्जन होता क्या है। हमने आपको पहले भी समझाया, भर्जन का अर्थ होता है किसी पदार्थ को, किसी जो सांद्रित अयस्क होता है उसे उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करना। क्या कहा हमने, सांद्रित अयस्क को गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में, गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो जिंक सल्फाइड है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि उसमें से सल्फर आयन हट जाएगा और वो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे, और जिंक ऑक्साइड का हम अगले चरण में क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे। तो इसमें देखते हैं हम किन किन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता चुका हूं, मेन बात यह है कि सांद्रित अयस्क जो आपको प्राप्त होगा उसका आपने भर्जन करना है। भर्जन के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि उसको जो हमारे पास अयस्क आ रहा है उसके गलनांक से कम ताप पर, कि ऐसा ना हो वो गल ही जाए, इतना तेज गर्म नहीं करना है, गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करना है, जिससे सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो जाएगा, वो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको हम अपचयन कर लेंगे। यहाँ निस्तापन का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि जिंक सल्फाइड में न तो आपके पास कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट भी नहीं है, न उस पर हाइड्रोक्साइड है, न उस पर नमी है, ये तीनों चीज़ें कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सांद्रित अयस्क का निस्तापन न करके भर्जन करेंगे। निस्तापन और भर्जन में अंतर कई बार बता चुका हूँ। निस्तापन का अर्थ होता है आपने सांद्रित अयस्क को गर्म करना है वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि वहाँ वायु ऐड नहीं करनी है, ऑक्सीजन ऐड नहीं करनी है। जबकि भर्जन होता है वायु की उपस्थिति में आपने क्या करना होता है, सांद्रित अयस्क को गर्म करना होता है गलनांक से कम ताप पर। तो मुझे लग रहा है ये बातें क्लियर होगी। अब इसके स्टेप्स को हम देख लेते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है कि अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, अयस्क को हम कह सकते हैं अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखना ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है।
तो अब क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जिंक सल्फाइड आ गया, जिसको हम अयस्क के नाम से जिंक ब्लेंड कहते हैं। इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसे गर्म करेंगे, ये गर्म करने का निशान होता है जो त्रिभुज सा होता है, तो क्या हो गया, ये जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड बनती है जो कि उड़ जाती है। सेकेंड स्टेप में एक तो ये रिएक्शन संभव है, एक और रिएक्शन संभव है कि ये जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करे। ऐसा नहीं है कि जब ये रिएक्शन होगी, यानी कि जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो केवल एकमात्र ऐसी अभिक्रिया संभावित नहीं है, एक और अभिक्रिया संभावित है जो कि ये भी हो सकती है। लेकिन इसमें भी देखिए क्या होगा, सबसे पहले जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है, और ये जिंक सल्फेट फिर दोबारा से क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि गर्म करने का प्रोसेस तो हो ही रहा है भर्जन का। ये ब्रेकअप हो जाता है फिर से जिंक सल्फाइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, और साथ में थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाती है। तो चाहे आप ये वाली रिएक्शंस पे ध्यान दीजिए, चाहे इस रिएक्शन को समझिए, चाहे आप इस रिएक्शन को समझ लीजिए, इन दोनों रिएक्शंस में से लास्ट में आप देखेंगे तो आपको जिंक ऑक्साइड ही मिल रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो आप क्या कर रहे हैं, आप भर्जन में वास्तव में ऑक्सीकरण कर रहे हैं। एक प्रकार से आपके पास जो अयस्क मिला है, सांद्रित अयस्क, उसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो यहां पर ये हमने प्रोसेस को समझ लिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो जिंक ऑक्साइड आपके पास मिला है, इससे आपको प्योर जिंक लेना है, तो ऑक्सीजन को यहां से निकालना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को निकालने की प्रक्रिया को ही आप जानते हैं अपचयन कहते हैं। तो इसका अर्थ है अब हमारे पास जो ये जिंक ऑक्साइड मिला है, उसमें से ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमें इसका अपचयन करना पड़ेगा। बाकी इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। देखिए ऑक्सीजन भी उड़ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी उड़ जाएगी, चाहे वो यहाँ की हो चाहे यहाँ की रिएक्शन की हो, वो दोनों उड़ गई। तो अब क्या मिला, केवल एकमात्र प्रोडक्ट आपके पास जिंक ऑक्साइड है। यदि कुछ और प्रोडक्ट मिलते जो कि अगलनीय होते, तो हम यहाँ पर जो हमारी स्मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें हम पदार्थ को क्या करते हैं, गलाते हैं, हम वो प्रोसेस यहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एकमात्र प्रोडक्ट हमारे पास जिंक ऑक्साइड ही मिल रहा है, जिसका अपचयन करके हम जिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अब अगला स्टेप देखिए, अब है अपचयन। अपचयन मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अपचयन हमारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम किसी भी धातु ऑक्साइड से उसके ऑक्सीजन को, ऑक्साइड को हटा देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अपचयन। जबकि कुछ जगहों पर हम ऑक्सीकरण करते हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले करा था। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि किसी भी धातु को उसके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया आप ऑक्सीकरण कह सकते हैं। ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन को हटा रहे हैं तो अपचयन। तो अब जिंक ऑक्साइड आपके पास है, उससे जिंक प्राप्त करना है, ऑक्सीजन को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, अपचयन का इस्तेमाल करेंगे। तो अपचायक के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आपको पहले से हम बता चुके हैं। अपचायक के रूप में सबसे इजी वे है, हम यूज करते हैं कार्बन का, जिसे हम कोक कहते हैं। तो यदि हम जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करना शुरू करें तो क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन हट जाएगी, क्योंकि कोक या कार्बन अपने आप में एक अच्छा अपचायक है। तो अपचयन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सी, यानी कि कोक का प्रयोग कर ZNO का अपचयन करते हैं, अपचयन करते हैं। आप कहेंगे सर कार्बन ही क्यों ले रहे हो, सी ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये कोक या कार्बन एक अच्छा अपचायक होता है। ये इजीली निकाल देता है किसको, ऑक्सीजन को किसी धातु के ऑक्साइड से। तो अब रिएक्शंस को देख लें। ये हमारे पास रिएक्शन आ गई, जिंक ऑक्साइड है, इसको हमने कोक यानी कि कार्बन के साथ क्या कर दिया, गर्म कर दिया। और जब गर्म करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गई, केवल हमारे पास क्या मिल गया, जिंक मिल गया। पर ध्यान देने की बात क्या है, ये जो हमें जिंक मिलती है ये वाष्प के रूप में मिलती है, वे वेपर के रूप में मिलती है, किसी सॉलिड स्टेट में नहीं मिलती, किसी लिक्विड की फॉर्म में नहीं मिलती। तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, इस जिंक वाष्प को आपको ठंडा करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में हम जिंक की वाष्प लेते हैं, इसे ठंडा करते हैं, और ठंडा करके ये क्या हो जाएगा, पहले द्रव में परिवर्तित होगी, और फिर द्रव को और ठंडा करेंगे तो ये धातु के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि ठोस अवस्था में आ जाएगी। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम अपचयन के द्वारा जिंक ऑक्साइड से जिंक को प्राप्त कर सकते हैं। पर ये जो हमें जिंक मिलता है ये 100% प्योर नहीं होता, ये बहुत अधिक शुद्ध नहीं होता। तो इसको और अधिक शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम इस्तेमाल करेंगे एक शोधन की विधि का, और शोधन की कई सारी विधियां मैंने आपको बताई है, उसमें जो विधि यहां पर उपयोग में हम लाएंगे वो होगी वैद्युत अपघटनी विधि। तो मुझे लगता है काफ़ी आसान स्टेप है, आपको समझ में आ गए होंगे। ये तो बहुत ही ईजी है जिंक का, क्योंकि इसमें आप स्मेल्टिंग यानी कि कोई गालक मिला करके इसको उस प्रोसेस में नहीं ला रहे हैं, तो ये काफ़ी ईजी है। तो आप चाहें लेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। आगे देखते हैं, अब समझेंगे शोधन की विधि, शोधन या शुद्धिकरण की विधि। इसमें क्या होता है, इसे शोधन विधियों में हमने बहुत सारी विधियां बताई थी, पर यहां इस्तेमाल करेंगे विद्युत अपघटनी विधि का। विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है, हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ऐसा हमने एक बीकर ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक ये मोटा सा इलेक्ट्रोड लगा लिया और एक हम यहां पर लगा लेते हैं पतला सा इलेक्ट्रोड। ये मोटा इलेक्ट्रोड है, ये वाला पतला इलेक्ट्रोड है, और इसके भीतर हम क्या भर देंगे, भरेंगे एक वैद्युत अपघट्य को। 2 इलेक्ट्रोड और एक वैद्युत अपघट्य डालेंगे। इलेक्ट्रोडों की खास बात क्या है, जो ये मोटा इलेक्ट्रोड होता है ये अशुद्ध जिंक इसमें स्थित होता है। अशुद्ध जिंक, अशुद्ध जिंक यानी कि जो हमारे पास इससे पहले अपचयन के बाद जो जिंक मिला है वो जिंक है जिसमें कुछ अशुद्धियां हैं, उसके द्वारा हम क्या कर लेते हैं, एक मोटा इलेक्ट्रोड बना लेते हैं अशुद्ध जिंक के द्वारा। और ये वाला जो हमारा होता है इसे हम नाम दे देते हैं, ये होगा एनोड। इस इलेक्ट्रोड को नाम देंगे एनोड। जबकि ये जो हमारे पास होता है ये होता है हमारे पास शुद्ध जिंक का बना हुआ, शुद्ध जिंक का बना हुआ, और यह हमारा होता है कैथोड। कैथोड तो जो पतला वाला होगा वो शुद्ध जिंक का बना हुआ होगा, जो मोटा वाला होगा वो अशुद्ध जिंक का बना होगा। अशुद्ध जिंक वाले को हम एनोड लेते हैं, शुद्ध जिंक वाले को हम कैथोड ले लेते हैं। ठीक है, आसान है। अब आगे समझिए, अब हमने आगे क्या करना है कि एक इसमें वैद्युत अपघट्य मिलाना है। तो चलिए एक वैद्युत अपघट्य ले लेते हैं। हम यहां वैद्युत अपघट्य के रूप में किसको डालेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन डालेंगे जो कि अशुद्ध जिंक को में से जिंक को निकाल करके शुद्ध जिंक की तरफ ले जाए। और ऐसा वैद्युत अपघट्य हम इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4। ये हमारा होता है वैद्युत अपघट्य। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, इनको उठा करके किसी बैटरी से जोड़ दिया, इस तरीके से इसको जोड़ दिया और इसमें धारा प्रवाहित करानी शुरू करी। जब धारा प्रवाह कराएंगे तो क्या प्रोसेस होगा, प्रोसेस ये होगा कि ये जो हमारा अंदर की ओर वैद्युत अपघट्य है जिंक सल्फेट, इसका अपघटन होगा, वैद्युत अपघटन होगा। तो क्या होगा, ये ZnSO4 परिवर्तित हो जाएगा जिंक में और साथ में सल्फेट आयन में, इसमें परिवर्तित होगा। ध्यान रखना ये जिंक का जो आयन है यह धनात्मक है, इसलिए ये कैथोड, कैथोड की प्लेट क्या होती है, ये ध्यान रखना, कैथोड का मतलब होता है ऋणावेशित। जो इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो वो कैथोड होगा, क्योंकि बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और ये एनोड इसलिए है क्योंकि बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये है धनावेशित और ये है ऋणावेशित। तो ये जिंक के जो आयन हैं, ये वाले आयन, ये आयन कहाँ जाएंगे, ऋण वाली प्लेट की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। और जब इसकी तरफ जाते हैं तो क्या अभिक्रिया होती है, यहां पर ये जाएंगे Zn आयन जाएंगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिल करके यहां पर क्या बना देंगे, ये जिंक बना देंगे, शुद्ध जिंक। और यह जिंक इस छड़ के साथ छड़ में संचयित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, अरे बैटरी का ऋण टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनों को लगातार यहां से सप्लाई करता रहेगा इस कैथोड में। तो जो जो जिंक के आयन आएंगे वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और सीधे जिंक में परिवर्तित हो जाएंगे। अब दूसरी चीज को समझिए, दूसरी चीज में हमने क्या करना है, ये वाले सल्फेट आयन का क्या होगा, ये सल्फेट आयन इस, क्योंकि इसमें ऋण आवेशित है तो ये किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ खींचेंगे, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये सल्फेट आयन इस अशुद्ध जिंक में जाते हैं, तो ये क्या करेगा, यहां पर जाएगा सल्फेट आयन, यहां पर गया और यहां पर ये जिंक के जो आयन होंगे उनके साथ इकट्ठा होगा और फिर से क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। तो ये वाला सल्फेट आयन कहां गया, इस छड़ की तरफ।
और इस छड़ पे अशुद्ध जिंक है। अशुद्ध जिंक का मतलब शुद्ध जिंक भी है उसमें और कुछ अशुद्धियां भी हैं। तो शुद्ध जिंक क्या हो जाएगा, इस सल्फेट आयन के साथ संयुक्त होकर के जिंक सल्फेट बना लेगा, जिंक सल्फाइड बना लेगा, और ये जिंक सल्फाइड क्या होगा, इस विलयन में आएगा दोबारा से। विलयन में फिर से इसका क्या होगा, वैद्युत अपघटन होगा और यह जिंक सल्फेट फिर से जिंक और सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा। फिर से ये जिंक कहाँ चले जाएगा, कैथोड पे जाएगा और कैथोड पर इस प्रक्रिया के द्वारा जिंक वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। ये प्रक्रिया लंबी चलती रहेगी, जिससे क्या होगा, बाद में ये जो मोटा हमारा एनोड था अशुद्ध जिंक का, ये छड़ पतली होती चली जाएगी और ये वाली जो हमारी पतली छड़ थी शुद्ध जिंक की, ये धीरे धीरे मोटी होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम अशुद्ध जिंक से शुद्ध जिंक को वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को ऐसे समझा जा सकता है। इसमें जो एनोड कैथोड की जो बात है वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एनोड अशुद्ध जिंक का मोटा इलेक्ट्रोड, कैथोड शुद्ध जिंक का पतला इलेक्ट्रोड, और साथ में विद्युत अपघट्य के रूप में जिंक सल्फेट का ZnSO4 का हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोसेस आसान है, हमने पीछे के भी निष्कर्षण की कुछ वीडियो में आपको ये बात समझाई है। आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। तो अब आगे चले, अब है जिंक के उपयोग। देखिए जिंक का हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग है। सबसे ज़्यादा तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, वह किया जाता है हमारा इस्तेमाल सेलों में। सेलों में जो एनोड और कैथोड की जो प्लेटें बनाई जाती हैं उसके ऊपर या तो जिंक की पूरी लेयर चढ़ा दी जाती है या जिंक धातु के ही इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। तो पहला तो सबसे अच्छा उपयोग इसका ये होता है। सेकंड, जहां जहां पर आपको ऐसा लगता है कि लोहे में जंक लग रहा है और जंक लगने से नुकसान हो रहा है, वहां पर हम क्या कर देते हैं, इस जिंक की एक कोटिंग चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर, तो उसके में जो जंक लगने की समस्या है उसका समाधान हो जाता है। इसके अलावा हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जैसे रंग बनाना होता है, जैसे डाई बनानी होती है, तो डाई के लिए भी इस जिंक का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से जिंक के काफ़ी सारे उपयोग हैं। ये सारे के सारे हैं गैल्वेनिक सेलों में इलेक्ट्रॉन बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, जो कि मैंने आपको समझाया। पहला तो ये है। दूसरा, मिश्र धातु बनाने में। यदि आप मिश्र धातु बनाना चाह रहे हैं, तो मिश्र धातुओं में भी जिंक का उपयोग किया जाता है। तीसरा, सिल्वर के निष्कर्षण के लिए, यानी कि यदि सिल्वर Ag का जब निष्कर्षण होगा तो वहां पर भी जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, लोहे पर जंग से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिंक का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, लोहे के ऊपर एक परत चढ़ाकर, लोहे पर जिंक की, लोहे पर ये काट देते हैं इसे, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर हम लोहे को जिंक से बचा सकते हैं। बाकी रंजन व रंजक या पेंट बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, जिंक का उपयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक था जिंक का निष्कर्षण। वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो पहले ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जिंक के निष्कर्षण को समझा। अब इस चैप्टर की एंडिंग बस लगभग होने ही वाली है। अगले 1-2 वीडियो में ये चैप्टर हमारा हो जाएगा पूर्ण, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्यारे बच्चों, यदि सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर, आपके लाइक ही हमारे को प्रेरित करते हैं कि हम और नए नए टॉपिक से वीडियो बना करके आपके सामने लाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।